प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खूब मेहनत से पढ़ाई करते होंगे। हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर 3, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में डिफरेंस किया, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ कि इक्वेशन क्या है, इन सब के बारे में जानकारी लिया। अब हम लोग उसी पर आधारित एक्सरसाइज 3.1 करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, दिया जा रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Representing the situation algebraically and graphically. यानी आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है? इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यानी ये जो चीज़ें दी जा रही हैं, इनका अलजेब्रिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जो आयु के आधार पर होते हैं, इन क्वेश्चंस को करने के पहले यह चीज़ें हमारी समझ में होना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल वो किस आयु को दे रहा है और हमसे किस आयु के बारे में जानकारी ले रहा है। जैसे यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व की आयु और फिर 3 वर्ष बाद की आयु पूछ रहा है। 7 वर्ष पूर्व यानी हमारी जो वर्तमान आयु है उससे 7 वर्ष पहले, यानी वर्तमान आयु से उसमें 7 वर्ष कम करेंगे, और जो 3 वर्ष बाद की आयु पूछ रहा है तो वर्तमान में 3 वर्ष ऐड करेंगे। इस आधार पर हमने माना कि इस समय आफ्ताब की आयु, लेट अस प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x ईयर एंड लेट अस प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर्स y ईयर। यानी आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। बिफोर 7 years एज ऑफ आफ्ताब, यानी 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र, वर्तमान आयु जो x वर्ष है उसमें से 7 को माइनस करेंगे तो 7 साल पहले की उम्र मालूम चलेगी। वैसे ही बिफोर 7 years एज ऑफ डॉटर्स, उसकी पुत्री की जो वर्तमान आयु y है उसमें से 7 माइनस करेंगे तो वर्तमान से 7 वर्ष पूर्व की उसकी पुत्री की आयु हमें मालूम चलेगी। अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न के अनुसार अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन विल बी, जो अलजेब्रिक यानी बीजीय या बीजगणितीय रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 ईयर इज इक्वल टू y माइनस 7 ईयर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, चूंकि 7 वर्ष पूर्व पिता आफ्ताब की आयु अपनी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, समझ रहे हैं? तो यानी ऑलरेडी x माइनस 7 में 7 टाइम्स ऐड है, तो यानी x माइनस 7 y माइनस 7 के बराबर नहीं है, बल्कि y माइनस 7 x माइनस 7 से 7 टाइम्स कम है। तो हमें चूंकि इक्वल साइन लगा है, इसे बराबर करना है, तो उसकी पुत्री की आयु में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह उसके पिता की आयु और उसकी पुत्री की आयु दोनों बराबर होंगी। फिर इस 7 को y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y
एंड 7 को 7 में करेंगे तो माइनस 7 7 जा 49, तो 7y माइनस 49, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। फिर इस 7y को इक्वल के साइड चेंज करते हैं, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस 7y, और माइनस 7 जब इक्वल साइड चेंज करेगा तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी यहाँ बचा क्या, माइनस 49 प्लस 7, तो 7 माइनस हो जाएगा, वैल्यू आएगी माइनस 42, यानी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ये क्या, ये पहला इक्वेशन आपका बना। ठीक, अब दूसरा, आफ्टर 3 इयर्स यानी 3 साल बाद, वर्तमान आयु से 3 साल बाद, तो क्या करेंगे, एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज हमने क्या माना था वर्तमान में, x ईयर, x वर्ष, तो ये हो जाएगा 3 साल बाद x प्लस 3 ईयर्स। और वैसे ही उसकी डाटर, एज ऑफ हिज डाटर y, जो वर्तमान आयु थी उसमें प्लस 3 ईयर ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 ईयर। तो यानी 3 साल बाद पिता की उम्र x प्लस 3 और पुत्री की उम्र y प्लस 3 हो जाएगा। अकॉर्डिंग दिस इक्वेशन अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन विल बी, क्या होगा, जैसे यहाँ पर हुआ वैसे ही x प्लस 3 इक्वल टू y प्लस 3, लेकिन पिता की उम्र 3 गुनी, तो यानी x प्लस 3 में 3 ऑलरेडी ऐड है 3 टाइम्स, तो उसकी पुत्री की आयु को उसके बराबर करने के लिए उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी x प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू वाई इक्वल टू 3y प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9 हो जाएगा। अब y इक्वल साइन चेंज करेगा तो यहाँ प्लस है माइनस में हो जाएगा, तो ये x माइनस 3y, और वैसे ही प्लस 3 जब इक्वल साइड चेंज करेगा तो इधर माइनस हो जाएगा, तो यानी 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, तो x माइनस 3y इक्वल टू 6, यह सेकेंड इक्वेशन होगा। इस टाइप के प्रश्नों को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो यही है कि हम इक्वेशन कैसे बनाएं, और अगर हमने सॉलिड इक्वेशन बना लिया तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। यानी ऐसे क्वेश्चंस को 3 भागों में हम बांट के देख सकते हैं। पहला तो ये इक्वेशनल पार्ट है जिसमें हमें इसके इक्वेशन को बनाना है, ठीक, ये फर्स्ट पार्ट, और दूसरा फिर इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, और तीसरा है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो इस तरीके से हमने 2 इक्वेशन बना लिए, और इनका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, पहला इक्वेशन जो दिया जा रहा है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 ये, और दूसरा इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल टू 6 वो ये 2 इसके इक्वेशंस आए। अब इन इक्वेशंस के आधार पर ध्यान दीजिए, हम लोगों ने इक्वेशन के बारे में क्या पढ़ा था कि जहां पर किसी भी बीजीय व्यंजकों के बीच में इक्वल हो और चरों के सभी मान इस बराबर के लिए सत्य ना हो, केवल x का एक ही मान इन दोनों साइड्स को बराबर करे, तो वही इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, अब इसमें हम x की वैल्यू निकालते हैं, और x की वैल्यू निकालते हैं तो ये 7 यहाँ माइनस 7y है, इक्वल साइन चेंज करेगा तो ये प्लस 7y हो जाएगा, तो ये हो गया x इक्वल टू 7y माइनस 42। अब ध्यान दीजिए, जब हम लोगों ने एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स लिए थे तो वहाँ पर उन्हें सॉल्व करना आसानी से संभव नहीं था। x का कोई भी एक मान रखते जाएंगे तो उसके करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आती जाएगी, यानी एक चर की वैल्यू रखते जाएंगे कुछ भी तो y की वैल्यू अपने आप उसी के करेस्पॉन्डिंग आती जाएगी। तो वही चीज़ें हम लोग यहाँ पर करते हैं। y के स्थान पर इफ़ y इक्वल टू 5 हम लोग पुट करते हैं, तो इस इक्वेशन में x इक्वल टू 7 इंटू 5 माइनस 42, तो 7 5 जा 35,
35 माइनस 42 इक्वल टू -7, यानी x की वैल्यू क्या आ गई -7 और y इक्वल टू 5। तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट यानी निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू पहले रखेंगे -7 और y की वैल्यू 5, तो यानी -7 और 5 इसके एक कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे, निर्देशांक बिंदु होंगे। ऐसे ही जब हम y इक्वल टू 6 रखते हैं देन x इक्वल टू 7 इंटू 6 माइनस 42, तो 7 6 जा 42 और 42 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, तो यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, ये इसका दूसरा कोऑर्डिनेट, दूसरे निर्देशांक बिंदु मिले। और ऐसे ही जब हम y इक्वल टू 7 देन x इक्वल टू हमें 7 इंटू 7 माइनस 42 यानी 49 माइनस 42 इक्वल टू 7, यानी x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 7, ये हमें एक तीसरा इसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक पॉइंट मिला, ठीक ना। तो यानी x इक्वल टू -7 देन y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 7 देन y इक्वल टू 7। और ऐसे ही इसका अब यह दूसरा इक्वेशन जो है x माइनस 3y इक्वल टू 6 देन x इक्वल टू -3y, इक्वल साइड चेंज करेगा तो +3y प्लस 6। तो अब इस आधार पर हम x की वैल्यू विभिन्न मान रख के y के विभिन्न मान ज्ञात कर सकते हैं। माना हमने y इक्वल टू -1 रखा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू वाई के स्थान पर -1 प्लस 6, तो 3 - 1 इंटू इक्वल टू 3 -3 और प्लस 6 इक्वल टू 3, तो यानी x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1, तो इसके निर्देशांक पॉइंट क्या मिले 3 और -1। ऐसे ही जब y इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 6 इक्वल टू 6, ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यानी x 6 और y 0, इसका ये दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट मिला। अब तीसरा, अगर y इक्वल टू -2 रखते हैं तो x इक्वल टू 3 इंटू -2 प्लस 6, तो 3 2 जा 6 -6 प्लस 6 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -2, इसका थर्ड कोऑर्डिनेट मिलता है हमें, यानी x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -2। इस आधार पर हम इसके ग्राफ का निर्माण कर लेते हैं। x इक्वल टू -7, तो ये x इक्वल टू क्या होगा -7, तो ये इसके -7 का पॉइंट हो जाएगा। y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू ये 5, ठीक ना। इस तरीके से ये इसके -7 और 5 के पॉइंट हो गए। फिर x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 6, तो यह इसके 0 और 6 के पॉइंट हो गए। और ऐसे ही 7 और 7, यानी x इक्वल टू 7 देन y इक्वल टू 7, इसे हम मिला लेते हैं। ठीक, ये एक स्ट्रेट लाइन हमें मिली। अब ऐसे ही ये दूसरे के पॉइंट्स x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 3 ये हुआ तो y इक्वल टू -1, यानी ओरिजिन पॉइंट के नीचे, तो ये बनेगा यहाँ पे, ठीक। फिर x इक्वल टू 6 तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 तो यहाँ पर y इक्वल टू 0, और फिर x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -6, ये तो इसका एक दूसरा कोऑर्डिनेट मिला देते हैं। ठीक, यह इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चंस के तीनों, पहला इक्वेशन कैसे बनेगा वो मैंने बनाया, फिर उसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो हम लोगों ने ये निकाला, और फिर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। ठीक, ये बात क्लियर हुई। इस तरह के प्रश्न जो आयु पे आते हैं, एज पर निर्धारित प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों को करने के लिए आइए थोड़ा सा एक टिप्स समझ लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। ये
एज के बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक टिप्स है। देखिए, इसमें जो इक्वेशंस का हम लोग निर्माण करते हैं उसके संदर्भ में यह बहुत ही सपोर्टिंग है। हमको किसी भी क्वेश्चंस को पहले समझना यह बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उसको पूरी तरीके से समझ नहीं लेते तब तक फिर हम एक सॉलिड इक्वेशन नहीं बना पाते। और सॉलिड इक्वेशन बनाने के लिए उसकी समझ में यह ज़रूरी है कि वह किस समय की आयु दे रहा है और हमसे किस समय की आयु पूछ रहा है। अगर मुझे वो वैसे जैसे यहाँ पे 7 साल पहले, तो यानी मैं पास्ट की आयु दे रहा है और हमने माना क्या, प्रेजेंट की आयु माना ना x, तो x से 7 क्या है, पास्ट है, तो इसलिए हमने क्या किया था, x में से 7 को माइनस किया था। ठीक ना, बात समझ रहे हैं। अगर वो मुझे पास्ट की आयु देता और वर्तमान में माने 7 साल पहले उसकी आयु ये थी, तो वर्तमान में उसकी आयु क्या होगी, तो क्या करते हम लोग, उसको प्लस करते। या ऐसे ही अगर प्रेजेंट में उसकी एज दी जाती और फ्यूचर की पूछी जाती तो हम लोग क्या करते, उसमें प्लस करते। या फिर इसी तरीके से अगर कोई फ्यूचर की एज दी गई है और अगर प्रेजेंट की एज पूछ रहा है तो वहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। या अगर प्रेजेंट की एज दे रहा है तो पास्ट की एज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। या अगर फ्यूचर की एज दे के सीधे सीधे मुझे पास्ट की एज पूछ रहा है तो हम लोग माइनस करेंगे। या फिर उसी तरीके से पास्ट की एज दे के अगर मुझसे फ्यूचर की एज पूछ रहा है तो हम लोग वहाँ प्लस करेंगे। बात समझ रहे हैं। चूँकि इस क्वेश्चन में 7 साल पहले की एज दी गई है, ठीक ना, और 3 साल आगे की एज दी गई है, तो वर्तमान से 3 साल आगे यानी x + 3 निकाला हम लोगों ने, ठीक ना, और 7 साल पहले यानी वर्तमान में x है तो वो x - 7 का इक्वेशन बनाया। ठीक ना। तो इस तरीके के प्रश्नों में यह कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार समझिएगा। जब मैं लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटिंग क्वेश्चन की सीरीज कराऊंगा तो एज पर आने वाले जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ट्रिक और ट्रिप्स के साथ मैं आपको एक लेक्चर दूंगा। अब आइए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया जा रहा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। Later she buys another bat and 3 more balls of the same kinds for ₹1300. Represent this situation algebraically and the graphically. क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो अभी जो हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन किया यह बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पर बैट और बॉल यानी वेरिएबल्स x और y के रूप में है, और पहली मर्तबे जब कोच ने खरीदा तो उसने 3 बैट्स और 6 बॉल खरीदी 3900 रुपीज़ में, तो ये इक्वेशन 1 बनेगा। और दूसरी बार एक बल्ला और 3 गेंदें खरीदी 1300 रुपये में, तो ये इक्वेशन 2 बनेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको 3 पार्टों में करके आप देखिए। पहला तो इसके सॉलिड इक्वेशन बनाइए, दूसरा उस इक्वेशन का आप जो है अलजेब्रिक फॉर्म रिप्रेजेंट कीजिए, और फिर थर्ड पार्ट में उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा उस चीज़ को करिए। तो ये 3 पार्ट में इस क्वेश्चन को करते हैं। अब माना कि जो बैट है वो x है और बॉल जो है वो y है। लेट अस द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, यानी माना एक बैट की कीमत x रुपये, फिर माना कि बॉल की कीमत
y रुपए है, यानी बैट x रुपए का और बॉल y रुपए का है। फ्रॉम इक्वेशन 3x प्लस 6y, यानी पहली बार क्या खरीद रहा है 3 बैट, तो बैट क्या है x है तो 3x हुआ, और बॉल क्या है वो y है तो ये 6y हुआ 3900। तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। अब आप देखिए कि ये तीनों डिजिट जो है वो कट सकती है, तो डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 13 3 जा 3900। तो इस तरीके से ये हुआ इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2, दूसरी बार एक बैट लिया तो यानी x, और 3 बॉल लिए, 3 गेंदें ली, तो ये प्लस 3y, और कितने में 1300 रुपये में, ठीक ना। तो ये x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ये सेकंड इक्वेशन हुआ। अब इसका एल्जेब्रिक फॉर्म जैसे हम लोगों ने इसके पहले किया कि x की कोई भी वैल्यू रख के उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 1300। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1300 माइनस 2y, जब इक्वल साइड चेंज करेगा तो माइनस 2y हो गया, तो यानी x इक्वल टू 1300 माइनस 2y। अगर हम y इक्वल टू 300 यहाँ पर पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1300 माइनस 2 इंटू 300, तो ये 3 2 जा 600, और 1300 माइनस 600 इक्वल टू क्या आएगा 700। तो यानी x की वैल्यू क्या आई 700 और y की वैल्यू आई 300। ऐसे ही जब y इक्वल टू 500 रखते हैं तब x की वैल्यू क्या आती है 1300 माइनस 2 इंटू 500, 5 2 जा 10, यानी 1000 माइनस होगा तो 300, तो x की वैल्यू 300 और y की वैल्यू 500 आएगी। ऐसे ही जब हम y इक्वल टू 600 रखते हैं देन x इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 600, तो 6 2 जा 12, तो x इक्वल टू 100 और y इक्वल टू 600, ठीक। तो ये इक्वेशन 1 से इसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब ऐसे देखते हैं इक्वेशन 2 से, तो 2 क्या है x प्लस 3y इक्वल टू 1300, देन x इक्वल टू 1300 माइनस 3y, 3y जब इक्वल साइड चेंज करेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अब इफ y इक्वल टू 400 वैल्यू रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू 400, तो 4 3 जा 12, 1300 माइनस 1200 इक्वल टू 100, तो x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 400। वैसे ही जब y इक्वल टू 300 पुट करते हैं तो x इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू 300, 3 3 जा 900, यानी 1300 माइनस 900 इक्वल टू 400, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 300 हो जाएगी। ऐसे ही जब y की वैल्यू 200 पुट करते हैं तो x इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू 200, 2 3 जा 6, 1300 माइनस 600 इक्वल टू 700, ठीक ना। तो इस आधार पर x की वैल्यू क्या आई 100, 100 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है 400। फिर दूसरी बार x की वैल्यू जब 400 निकली तो उस समय y की वैल्यू क्या थी 300, और जब x की वैल्यू 700 निकली तो y की वैल्यू क्या थी 200। ये इक्वेशन 2 के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिले। ऐसे ही इक्वेशन 1 से जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिल रहे हैं वो अब x इक्वल टू 700, y इक्वल टू 300, x इक्वल टू 300, y इक्वल टू 500, x इक्वल टू 100 एंड y इक्वल टू 600। तो ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल रहे हैं उनको हम एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस को हमने 200, 400, 600, 800, 1000 में सेपरेट किया और y एक्सिस को 200, 400, 600, 800 में सेपरेट किया, ठीक। अब इसके बाद देखिए पहले इक्वेशन के आधार पर x की वैल्यू जब 700 है तो y की वैल्यू 300 है, तो x पे 700 जाएंगे, ठीक ना। तो ये 700 यहाँ पे आ रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये 700 हो गया, और y पे 300 तो ये 300
तो 700 300 का पॉइंट ये हो गया, दूसरा 300 और 500, तो इस तरीके से ये गया 300 और ये आया 500, फिर 100 एंड 600, तो ये गया 100 और y पे 600, तो ये पॉइंट्स गए। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग एक बार मिला लेते हैं। तो ये इक्वेशन 1 के थ्रू जो हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट मिले हुए हैं उसके आधार पर उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक, अब ऐसे ही इक्वेशन 2 के माध्यम से जो कोऑर्डिनेट पॉइंट मिले हैं उसमें देखते हैं x जब 100 है तो y क्या है 400 है, तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा जब x 400 है तो y क्या है 300 है। x पे 400 तो ये y पे 300, ये पॉइंट्स आएगा। जब x पे 700 है तो y पे 200, यानी ये 700 हुआ और ये 200 हुआ। तो इसी तरीके से इनके तीनों पॉइंट्स को हम लोग मिला लेते हैं। इस तरीके से इसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, पहले जो है इक्वेशंस निकाले, फिर उसके बाद उसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन किया और ये फिर थर्ड पार्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया जा रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent this situations algebraically and graphically. 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ भी वही सिचुएशन है, 2 वेरिएबल्स एंड 2 इक्वेशन। लेट अस द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स इक्वल टू x रुपीज़ एंड लेट अस द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स इक्वल टू y रुपीज़। हमने ये माना कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये है। तो प्रश्नानुसार हम इसका इक्वेशन बनाते हैं। पहला क्या है, 2 किलोग्राम एप्पल्स यानी x को एप्पल माना है तो 2x एंड 1 किलोग्राम ग्रेप्स, y को ग्रेप्स को हमने y माना है तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 रुपीज़। ठीक, ये इक्वेशन 1 हो गया। और ऐसे ही फिर दिया जा रहा है कि 4 किलोग्राम एप्पल्स यानी 4x एंड 2 किलोग्राम ग्रेप्स यानी प्लस 2y इक्वल टू 300। अब देखिए यह इक्वेशन जो है 2 से डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइडेड बाई 2, 2x 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, ये इक्वेशन 2 हो गया। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में फ्रॉम इक्वेशन 1 से यानी 2x प्लस वाई इक्वल टू 60, देन y इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए इसके पहले हम लोग x इक्वल टू निकालते थे इक्वेशन को, चूंकि यहाँ y है और x 2x है इसलिए y इक्वल टू 160 माइनस 2x, जब इक्वल साइड चेंज करेगा तो ये माइनस में हो जाएगा। माना इफ़ x की वैल्यू हमने 50 रखी, देन y इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 50 इक्वल टू 60, तो x 50 हो गया और y 60 हो गया। अगर हम x की वैल्यू 60 रखते हैं देन y की वैल्यू क्या आएगी 160 माइनस 2 इंटू 60, तो 6 2 जा 120, 160 माइनस 120 इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 40। अगर फिर हमने x की वैल्यू 70 रखा देन y इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 70, 7 2 जा 140 माइनस 160 से करेंगे तो आएगा 20, यानी x 70 और y 20। यह इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिला x का और y का। ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन 2 से 2 क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, देन y इक्वल टू 150 माइनस 2x
इक्वल साइड चेंज किया तो माइनस हो गया। अब हम यहाँ पर फिर x इक्वल टू 50 रखते हैं तो y इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू 50 यानी 2 5 जा 10 100 हो गया। तो 150 माइनस 100 इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 50। जब x की वैल्यू 60 रखते हैं तो y की वैल्यू 150 माइनस 2 इंटू 60 इक्वल टू 30। 150 माइनस 120 इक्वल टू 30। जब x की वैल्यू 70 रखते हैं तो y की वैल्यू 150 माइनस 2 इंटू 70 तो 7 2 जा 140। 150 माइनस 140 इक्वल टू 10 यानी x की वैल्यू 70 और y की वैल्यू 10। तो ये x 50 y 50 x 60 y 30 x 70 y 10। तो यह दूसरे इक्वेशन का आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को देखकर हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कर सकते हैं। x इक्वल टू 50 और y इक्वल टू 60। आप देखिए x इक्वल टू क्या है, ये 50 और y इक्वल टू 60। तो हम लोग यहाँ जाते हैं तो ये y इक्वल टू क्या मिल जाता है हम लोगों को, ये मिल जाता है 50 और 50 के ऊपर ये आ गया 60। ठीक, फिर x 60 और y 40, x 60 और y जो है वो 40, ये पॉइंट मिला। और ऐसे ही x 70 और y 20, तो ये पॉइंट मिल गया। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे जो है एक लीनियर लाइन द्वारा मिला देते हैं। ठीक, अब ऐसे ही इक्वेशन 2 से x 50 y 50, तो x 50 और फिर ये y भी 50, ये पॉइंट मिला। फिर उसके बाद x 60 और y 30, तो x 60 और y 30, ये पॉइंट मिला। और ऐसे ही x 70 और y 10, तो ये पॉइंट्स मिला। इसे भी हम लोग एक लीनियर लाइन से मिला देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से यह क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। इसको हम लोगों ने 3 पार्टों में किया। पहले इक्वेशन फॉर्म को क्लियर किया, फिर अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन किया और फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चंस कंप्लीट होता है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने मेनली क्या किया, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। फिर हमने इसके पहले आपको बताया है कि किसी भी प्रॉब्लम को यहाँ सॉल्व करने के लिए 2 मेथड हो सकते हैं, एक ग्राफिकली और दूसरा जो होता है वो अलजेब्रिक। तो हम लोग अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में ग्राफिकली मेथड अपना के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संतोष स्मार्ट क्लासेस को, बेल आइकन क्लिक करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।